किसी ने निकाल तो नहीं किया। आई नहीं आई आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले स्वतंत्र वीर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर उस राष्ट्र ऋषि को कोटि कोटि नमन करते थे, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, जब वीर सावरकर की बात होती है तो वीर सावरकर की प्रतिभा को छुपाने का प्रयास पहले ब्रिटिशर ने और उसके बाद आजादी के तत्काल बाद जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने वह हर संभव प्रयास किया और अनेक अवसरों पर वो दृश्य भी हम सबके सामने देखने को मिले। जब आपने देखा होगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार ने जब पोर्ट विलियर में सेलुलर जेल में एक स्मृतिका वीर सावरकर के नाम पर लगाई थी, तो उसके बाद आने वाली कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने उसे वहां से हटा करके इस राष्ट्र नायक को अपमानित करने का काम किया था। अनेक ऐसे अवसर आए, लेकिन वीर सावरकर की जब मैं चर्चा करता हूं, यह देश जब वीर सावरकर को जानता है तो 20वीं सदी का एक ऐसा महानायक, दुनिया में उनके समकक्ष कोई उस सदी में नहीं पैदा हुआ। उनसे बड़ा क्रांतिकारी, उनसे बड़ा लेखक, उनसे बड़ा कवि, उनसे बड़ा दार्शनिक, यानी सभी प्रकार के उन गुणों से ओतप्रोत जिसे आप एक असामान्य स्थिति कह सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के गुण नहीं हो सकते। एक ही जन्म में दो आजीवन कारावास की सजा, सेलुलर जेल में वे स्वयं बंद हैं, उनका भाई भी बंद है, लेकिन कई वर्षों तक उन्हें पता नहीं लगा कि मेरा भाई भी यहां बंद है। लेखनी कैसे होनी चाहिए सेलुलर जेल की उस कोठरी में, उस कोठरी, छोटी सी कोठरी में उनके पास कागज नहीं, उनके पास कलम नहीं, दीवालों में नाखून से लिख करके, बर्तन से लिख करके, कहीं से कोई ऐसा यंत्र मिले जिसको उस दीवालों पर पहले लिख करके फिर उसे मिटा करके उसे कंठस्थ करना, फिर मिटाना, फिर दूसरी फिर लेखनी अपनी शुरू कर देना। ऐसी अनेक कृतियों का सृजन उन्होंने उस कोठरी के पास किया। और मुझे सेलुलर जेल में जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ था जब मैं एक बार देखने के लिए गया था पोर्ट विलियर में। तो छोटी सी कोठरी के पास तो मैंने वहां पूछा लोगों से, मैंने कहा आखिर वीर सावरकर को इस कोठरी में क्यों रखा गया था? कहा इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर उनसे सबसे अधिक भयभीत होते थे और कोठरी ऐसे स्थान पर थी जहां ठीक सामने
फांसी दी जाती थी, क्योंकि वहां पर नियमित क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी और उनके चिल्लाने की आवाज उनके कानों में नियमित गूंजती रहे, इसलिए उन्हें उस कोठरी में रखा गया था। आजादी के बाद जो सम्मान वीर सावरकर को मिलना चाहिए था, नहीं मिला। यहां तक कि इस देश को आजाद कराने के लिए वीर सावरकर ने कि जो पैतृक संपत्ति जब्त की गई थी, याद करिए कि 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन 1960 तक भी वो संपत्ति उन्हें वापस नहीं प्राप्त हो पाई थी। और जब उनसे पूछा गया कि अब तो भारत आजाद हो गया है, आपकी लड़ाई तो भारत को आजाद कराने की थी, आपकी पैतृक संपत्ति आपको वापस नहीं मिल पाई, उन्होंने कहा मेरी लड़ाई अपनी पैतृक संपत्ति को लेने की नहीं थी, मेरी लड़ाई भारत की स्वाधीनता को लेकर के थी। और भारत 3/4 भारत हम लोग वापस ले चुके हैं और अभी हमारी लड़ाई 1/4 भारत की ओर है। भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐसी बातें जो आज हम सामान्य बात व्यवहार में चर्चा करते हैं, ये हिंदुत्व जो शब्द आया है ना, ये भी वीर सावरकर ने दिया है। हिंदी व्याकरण के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो वीर सावरकर की देन है। हिंदू की परिभाषा क्या हो सकती है? एक बिना किसी विवाद की एक ऐसी परिभाषा, सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भू सेव सवे हिंदू रीति स्मृति। इस परिभाषा को भी अगर किसी एक युग दृष्टा राष्ट्र ऋषि ने इस भारत को दी और सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दी कि आपकी वास्तविक पहचान क्या है और कैसे आपको हिंदू कहा जाएगा, यह भी वीर सावरकर की देन है। लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप उस समय की सत्ता के लिए संघर्षरत बहुत सारे ऐसे दलों ने वीर सावरकर की तुलना जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास भी किया और उसका खंडन हमेशा वीर सावरकर ने किया। उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर ने इस बात को कहा, उन्होंने कहा जिन्ना की दृष्टि एक संकुचित है, संकीर्ण है, राष्ट्र तोड़क है, वह विराटता नहीं उसके अंदर है। उनकी दृष्टि बहुत संकीर्ण है, वह केवल मुस्लिम की बात करता है, भारत के विभाजन की साजिश का हिस्सेदार बन रहा है। लेकिन मेरी दृष्टि संपूर्ण भारत की है। जो कानून भारत में हिंदुओं पर लागू हो वह मुसलमानों पर भी लागू हो, वह क्रिश्चियन पर भी लागू हो, वह पारसियों पर भी लागू हो, मैं इसका पक्षधर हूं। यानी उस कालखंड में भी वह व्यक्तित्व किस रूप में भारत के बारे में चिंता कर रहा है, भारत की, यानी उन्हें जब ब्रिटिशर ने कैद से मुक्त किया, रत्नागिरी में भी काफी दिनों तक उन्हें नजरबंद करके रखा गया, लेकिन उस सब के बावजूद कभी उन्होंने अपने मुद्दों, अपने मूल्यों, अपने आदर्शों से कोई समझौता नहीं किया। अपने विजन के लिए लगातार कार्य करते रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत माता की उस समय की तत्कालीन तमाम राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनका संवाद, उनका संपर्क ये लगातार बना रहा। मिशन एक ही था, कैसे भारत स्वतंत्र हो और भारत की स्वाधीनता का स्वरूप क्या होना चाहिए। इस भाव के साथ उन्होंने उस समय
जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज उसका प्रभाव हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। विचार कभी मरते नहीं हैं, और विचार इसलिए नहीं मरते क्योंकि हमारे मनीषियों ने ब्रह्म को सत्य माना है। शब्द ब्रह्म का प्रतीक होता है, और जो शब्द निकला है वो अपना आकार लेगा, और इसलिए वीर सावरकर की वह शब्द दृष्टि अपना आकार लेती हुई दिखाई दे रही है, और शाश्वत है, वह सत्य है, और उस शाश्वत और सत्य दृष्टि ही आज जो कुछ आपके सामने देखने को मिल रहा है, उसी के कुछ बृहद रूप हैं, उसके कुछ लघु रूप भी हैं। अगर वीर सावरकर की बात को कांग्रेस ने माना होता कि देश विभाजन की त्रासदी से बच गया होता। वीर सावरकर की इस कृति का विमोचन अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है। हम 75 वर्ष देश की आजादी का मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 2022 को, 1947 को जो देश आजाद हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, जब ये देश अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ेगा, हमें देश के दर्दनाक विभाजन की त्रासदी को भी विस्मृत नहीं करना है। एक दिन पहले देश का विभाजन भी हुआ था। अगर उस समय का नेतृत्व दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य लेता तो देश का भी दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता और मानवीय अत्याचार नहीं होते, लाखों लोगों की निर्मम हत्या नहीं होती। भारत विभाजन की त्रासदी के फलस्वरूप जो बातें सामने आई थी, तब भी वीर सावरकर ने एक बात कही थी, पूरी दृढ़ता के साथ कही थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान आएंगे जाएंगे। हर एक युग दृष्टा ऋषियों ने इसी बात को कहा। जब श्री अरविंद से पूछा गया पाकिस्तान के बारे में, उन्होंने कहा पाकिस्तान आध्यात्मिक जगत में कोई शब्द है ही नहीं, ये तो हमेशा नष्ट इसको हो जाना है, ये कभी वास्तविक बन ही नहीं सकता है। पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं हो सकती है। लेकिन वीर सावरकर ने भी यही बात कही थी, पाकिस्तान आएंगे जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान के बारे में उस समय की विभाजन की त्रासदी को देखते हुए भी जिस मजबूती के साथ उन्होंने इस बात को कही थी, मुझे लगता है हर भारतीय को उस दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। नेशन फर्स्ट की थ्योरी यही आज की वास्तविकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब अमृत महोत्सव वर्ष के साथ पूरे देश को जोड़ रहे हैं, आयोजन केवल 15 अगस्त 2022 का नहीं है, आगामी 25 वर्षों का है, अमृत काल का है। इन 25 वर्षों में भारत को हमें कहां लेके जाना है, और उन 25 वर्षों का एक विजन हम सबके सामने बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अगर नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को हमने अपनाया होता 1947 में, देश का विभाजन नहीं होता। नेशन फर्स्ट की थ्योरी को अगर हमने अपनाया होता 1962 में, चीन की हिम्मत नहीं थी कि वह भारत पर हमला कर पाता। नेशन फर्स्ट की नीति को हमने अपनाया होता 1965 में, बहादुर सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान पर विजय के बाद भी समझौते के टेबल पर भारत के सामने वह स्थिति नहीं पैदा होती जो आतंकवाद और उग्रवाद के रूप में पूरा देश झेल रहा है। 1971 के नेशन फर्स्ट की थ्योरी को भारत ने अपनाया होता
तो युद्ध में पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए भारत के 72 सैनिकों के इस प्रयास पर पाकिस्तान अपनी धूर्ततापूर्ण कुदृष्टि से आज भी भारत के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का दुस्साहस नहीं कर पाता है। यानी हम हमेशा कही जाती थी कि हमारे सैनिक जीतते थे, लेकिन तुष्टीकरण की नीति के नाते हम लोग हमेशा समझौते की टेबल पर हार जाते थे, और यही तो होता रहा। बस सावरकर की दृष्टि थी जो बार बार आगाह करती थी। और इस पुस्तक के बारे में जो आज यहां पर इस कृति को उदय जी ने और चिरायु जी ने जो कृति यहां पर दी वीर सावरकर के बारे में, मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में वीर सावरकर का पहला आगमन गोरखपुर में हिंदू महासभा के किसी कार्यक्रम में हुआ था। गोरखपीठ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ही उस आयोजन में 1946 में गोरखपुर में हुआ था, और उस समय वीर अद्भुत व्यक्तित्व था। यानी कुछ परिवार ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्र लक्ष्मी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, हो सकता है लोगों ने उसको अपने अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया हो, लेकिन सच्चाई यह थी कि वीर सावरकर कभी भी अपने मूल्यों और आदर्शों से समझौता नहीं किए। इतिहास में आज भी क्या पढ़ाया जाता है? 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर को यह सैनिक विद्रोह था, या उसको कमतर करके आंकने का प्रयास हुआ। पहली बार किसी एक क्रांतिकारी ने कहा था, नहीं, ये केवल विद्रोह नहीं है, इस समग्र भारत में एक साथ लड़ा जाने वाला भारत का प्रथम स्वातंत्र समर है। और 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के रूप में फिर उन्होंने जो अपनी लेखनी की, अद्भुत है। प्रतिबंधित हुए अनेक कृतियां उनकी अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित की गई, जब्त की गई, लेकिन सावरकर तो सावरकर थे। उनकी कृतियों को कितना भी अंग्रेज नष्ट करते थे, वे इतना उनको कंठस्थ रहता था, वो दूसरा फिर उसका तैयार कर लेते थे। अंग्रेज परेशान थे, वीर सावरकर का बाल बांका नहीं कर पाए थे। और मित्रों, यहीं से बात आती है कि समस्या देने वाला भले ही उसकी हस्ती कितनी महान क्यों न हो, लेकिन ईश्वर की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। वीर सावरकर उसका जीता जागता उदाहरण है। अनेक विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए अंततः 1966 में भी जब उनका महाप्रयाण होता है, यानी 26 दिनों तक लगातार निराजल उन्होंने अनुष्ठान करके अपने को होम किया था, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी दिव्य दृष्टि, उनकी कृतियां, उनके वक्तव्य आज भी पूरे भारत को एक नई दृष्टि दे रहे हैं, एक नया मार्गदर्शन दे रहे हैं। मित्रों, जितने भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं, आपने देखा होगा, लोग कहते थे ना कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त नहीं हो सकते, आज तो हो गई ना। कश्मीर में वहां की जनता को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है धारा 370 समाप्त होने के बाद। यही बात तो वीर सावरकर भी कहते थे। आपने देखा होगा
जब यहां पर वीर सावरकर की एक कृति यहां पर प्रारंभ में स्तोत्र के रूप में गायन हो रहा था, जिसमें मां भगवती का अनुष्ठान भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए यहां पर वाचन हो रहा था। आपने देखा होगा लक्ष्य एक ही, कैसे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो। वीर सावरकर की कृति थी। एक ही लक्ष्य है, नेशन फर्स्ट के उस अभियान के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और मित्रों, वीर सावरकर का पूरा जीवन जो 1883 से प्रारंभ होता है, 1966 के एक कालखंड तक ही सीमित नहीं होता, वह एक दिव्य दृष्टि देकर के जाता है पूरे देश को। आज कश्मीर विकास की एक मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, यह वही दृष्टि प्रस्तुत करता है जो आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए। आपने देखा होगा जो वीर सावरकर कहते थे कि मेरा हिंदुत्व किसी संकुचित दायरे में कैद नहीं होता है, जो ये कहता हो कि केवल हिंदुओं को ये मिलना चाहिए, शेष को नहीं मिलना चाहिए। मेरा हिंदुत्व कहता है कि भारत के हर नागरिक के प्रति एक समदृष्टि हो। मेरे लिए कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं, जो भारत का नागरिक है उसको भारत के प्रत्येक संसाधन में समान अधिकार और समान न्याय मिलना चाहिए। यह दृष्टि वीर सावरकर की थी और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया। आपने देखा होगा अभी हाल ही में कुछ घटनाएं घटित हुई, कुछ चीजें सामने आई होंगी। रामनवमी के अंदर पूरे देश के अंदर कुछ स्थानों पर दंगे करने का प्रयास हुआ था, दंगे हुए, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। हमने कहा भी देखो, आपको पूजा करनी है अपने धर्मस्थलों पे करिए, और एक जितने भी उपासना पद्धतियां वह अपने अपने धर्मस्थलों पर अपना अनुष्ठान करें। सड़क न पूजा के लिए होगी न नमाज के लिए होगी, सड़क आवागमन के लिए ही होगी। आज सड़कें आप देख रहे होंगे प्रत्येक नागरिक के आवागमन को सरल बना रहा है। ये प्रदर्शन की जगह नहीं हो सकती। हम अपने स्वयं की आस्था पर सड़क चलने वाले व्यक्ति पर नहीं थोप सकते। और मैं अभिनंदन करूंगा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का और उन सभी धर्मगुरुओं का जिन्होंने इसको लागू किया। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते, अलविदा की नमाज भी नहीं हुई, कोई आयोजन नहीं है। बीमार, बुजुर्ग, नवजात शिशु या तमाम ऐसे लोग जिन्हें ऊंची ध्वनि से परहेज था, आज धर्मस्थलों के ऊपर लगे हुए माइक से मुक्ति मिलने के बाद काफी राहत महसूस कर रहे होंगे। यह भी उसी दृष्टि को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। और यह दृष्टि जब भी समभाव से हम लागू करेंगे तो मित्रों उसका भी उसी प्रकार का सकारात्मक परिणाम आएगा, जो सकारात्मक परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता इस रूप में देख रही है और भारत की जनता भी देख रही है। उस सकारात्मक प्रयास को लेकर के हमें आगे बढ़ाना होगा। और उस सकारात्मक प्रयास के लिए मुझे लगता है वीर सावरकर की दृष्टि आज भी प्रासंगिक है और युगों युगों तक प्रासंगिकता उसकी बनी रहेगी, क्योंकि सावरकर की ही दृष्टि भारत को फिर से किसी विभाजन की त्रासदी से रोक सकती है। और भारत को अगर किसी अन्य ऐसी त्रासदी से बचाना है तो हमें वीर सावरकर के उस दर्शन को अपनाना पड़ेगा, जो वीर सावरकर ने आज से दशकों पूर्व इस देश को दिया था। देश की स्वाधीनता को, देश की स्वाधीनता के बाद भी जो दृष्टि उन्होंने दी थी उसको अपना करके ही हम भारत की स्वतंत्र लक्ष्मी की रक्षा करने में सफल हो सकते हैं। मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए
प्रभात प्रकाशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं श्री उदय माहुरकर जी को और श्री चिरायु पंडित को, जिन्होंने इस कृति को लिख करके, और वह भी अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर, क्योंकि अमृत महोत्सव का अपना महत्व है। हमें कैसा भारत चाहिए, हम किस प्रकार के भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। याद रखना, जैसा भारत होगा वैसे ही हमारा भविष्य भी होगा, और वैसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी होगा। और उस भारत को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है, हम सबको मिलकर के अमृत काल का उपयोग भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए करना ही होगा। एक एक व्यक्ति की जवाबदेही बनती है, हर एक व्यक्ति अपने अपने फील्ड में इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ करेगा, इसके व्यापक परिणाम आएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि वीर सावरकर पर आधारित इसका अंग्रेजी वर्जन का पहले ही सदैव सरसंघ चालक जी के द्वारा विमोचन हो चुका है। अब इसका हिंदी वर्जन भी आया है। यह हर पुस्तकालय में जाना चाहिए। वीर सावरकर पर खूब शोध होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में इसकी पीठ स्थापित होनी चाहिए। वीर सावरकर की दृष्टि पर, उनके दृष्टिकोण पर, उनके क्रांतिकारी अभियानों पर और उनके कविताओं पर, उनके लेखन पर व्यापक शोध किए जाने की आवश्यकता है। कैसा आप देख सकते हैं कैसे फ्रांस के तट पर एक जवान देश की आजादी के लिए चलते हुए जहाज से छलांग लगा करके भारत की आजादी के लिए अपने आप को होम करने का प्रयास करता है। वीर सावरकर पर प्रश्न उठाने वाले उन लोगों को तनिक भी अगर उन्होंने वीर सावरकर के सभी कृतित्व को देखा होता तो सचमुच वीर सावरकर के खिलाफ बोलने में उनको शर्म जरूर महसूस होती है, तनिक भी लज्जा जरूर आती है। लेकिन जिन लोगों ने बेशर्मी ओढ़ दी है उन लोगों से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश के हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शोध छात्र, इतिहास से जुड़े हुए छात्र, साहित्य से जुड़े हुए छात्र, वे इस दृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वीर सावरकर 1966 में उन्होंने महापरिनिर्वाण स्वयं ग्रहण किया और 1966 से यानी इतने वर्षों के बाद भी वीर सावरकर की प्रासंगिकता हम सब के बीच में और पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में आज वीर सावरकर का स्मरण हम सब के सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही बात तो डॉक्टर लोहिया ने कही थी कि अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष के बाद श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है तो मान करके चलिए कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, असामान्य व्यक्ति। और वीर सावरकर पे ये बात अक्सर तो सही बैठती है कि 1966 के बाद आज हम 56 वर्ष के बाद वीर सावरकर का स्मरण कर रहे हैं और उनके प्रति श्रद्धान्वित हो रहे हैं, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन कर रहे हैं। उनकी 140वीं जयंती पर यह हम सबका सौभाग्य हुआ है कि यहां पर मुझे इस कृति के विमोचन का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोरखपीठ उस दृष्टि को लेकर के ही चला था। मेरे दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी 1921 तक कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन के अभिन्न हिस्से थे। चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना के वे साक्षी थे और उस समय की घटनाओं के साथ आगे बढ़ते हुए जब खिलाफत आंदोलन के समर्थन में, के विरोध में, उस समय समर्थन में गांधी जी के
अभियान को और कांग्रेस की नीतियों को देख करके इन लोगों ने देखा कि कांग्रेस तो इस देश को संभावित विभाजन की ओर लेके जाती है, तो कांग्रेस से इन्होंने 1921 के बाद अपना नाता तोड़ लिया। और फिर 1937 में जब वीर सावरकर ने हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण की, तो उनके साथ ही कोई और उनके साथ वीर हिंदू महासभा के साथ जुड़ने वाले लोग थे, तो उसमें महंत दिग्विजय नाथ जी भी एक थे, जो बाद में पहले उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत था उसके अध्यक्ष बने। 1946 में जो गोरखपुर का बृहद सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एनसी चटर्जी जी ने किया था। एनसी चटर्जी लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के पूज्य पिता थे। उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। वीर सावरकर जी और अन्य तमाम ऐसे महानुभाव उस कार्यक्रम में वहां पर उपस्थित हुए थे। और फिर उसके बाद 1960-62 के बीच में महंत दिग्विजय नाथ जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने फिर नेतृत्व दिया था। एक ही दृष्टि थी, चाहे वह दृष्टि राम जन्मभूमि की मुक्ति का रहा हो, या उससे पहले भारत की स्वाधीनता का रहा हो, या उससे पहले भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना के साथ साथ भारत को भारतीय दृष्टि से हम देखने का प्रयास करें और भारत को भारतीय दृष्टि से देखने का जो परिणाम है उसके बेहतर परिणाम भी देखने की जो स्थिति है उसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और यह आज पूरा भारत देख रहा है। जब भारत को भारत की दृष्टि से देखने का परिणाम है कि जब भी दुनिया के अंदर कोई संकट आता है, पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रही है। ये भारतीय दृष्टि ही है। भारत को भारत की दृष्टि से देखने का परिणाम आज हम सब देख रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है। अमृत महोत्सव वर्ष में इस कृति के विमोचन के लिए मैं लेखक द्वय को हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृति के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। प्रभात प्रकाशन को, प्रभात प्रकाशन ने सावरकर समग्र के नाम पर सावरकर की सभी कृतियों को सावरकर समग्र के रूप में प्रकाशित किया है। और मैं उस समय सांसद था, उस समय मुझे प्रभात जी ने वे सभी जो भी सावरकर समग्र के रूप में जितना भी प्रकाशन था उन्होंने मुझे उपलब्ध करवाया था दिल्ली में। मैं सांसद के रूप में उस समय दिल्ली में रहता था और प्रभात प्रकाशन के साथ मेरे बहुत निकट के संबंध थे उस समय, क्योंकि मुझे इस प्रकार के राष्ट्रीयता से ओतप्रोत जो भी साहित्य होता था उसको देखने, नए प्रकाशन को समझने, उसको पढ़ने, इस सब को मुझे उसमें मेरी रुचि थी। तो मुझे प्रकाशन अक्सर उनके यहां से प्राप्त हो जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वीर सावरकर की समग्र सावरकर यानी वीर सावरकर पर सावरकर समग्र को प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया। और प्रभात प्रकाशन के माध्यम से ही यह कृति भी हम सबके सामने आई है। मैं विश्वास करूंगा कि सभी पुस्तकालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में यह कृति जाकर के आज के नौजवानों को वीर सावरकर की दृष्टि से इसको समझने, उस पर शोध करने, उस पर शोध पत्र लिखने और फिर कुछ नवीन सोच के साथ उसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, इसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से लेखक द्वय सुदय माहुरकर जी का, चिरावी पंडित जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस कृति के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और आप सभी को भी मैं चाहूंगा कि अवश्य वीर सावरकर को आप एक बार पढ़िए। भारतीय दृष्टि क्या है, मैंने कुछ ही उदाहरण आपके सामने थे। समय की बाध्यता आपके लिए भी, मेरे लिए भी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो वीर सावरकर ने हम सबको दी, इस देश को दी। इस देश की दृष्टि को बदल करके रख दिया था उस क्रांतिकारी ने। और मैंने पहले कहा, अपनी सदी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कौन ऐसा क्रांति दुनिया के अंदर कौन ऐसा क्रांतिकारी था? एक ही जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा हो रही है। उसी जेल में वो बंद है, उसी जेल में उनका भाई भी बंद है। पता ही नहीं लगा वर्षों तक भाई भी यहां बंद है। उनको तो लगता था कि मैं अकेले ही हूं, लेकिन एक बार जब उन्हें कोलू पे जोता जा रहा था और जब वहां से निकले, उन्होंने देखा कि उनका भाई भी थाली लेकर के खड़ा है पंक्ति में। उन्होंने कहा यहां कैसे? उन्होंने कहा मैं भी यहां देश की आजादी के लिए काम कर रहा हूं, देश की आजादी के लिए मुझे भी सजा मिली। यानी ऐसे ऐसे परिवार थे
एक ही परिवार के कई कई लोग एक ही जेल में कैद हैं, लेकिन पता ही नहीं लग रहा है एक भाई को दूसरे भाई से मिलने का भी अवसर नहीं दिया गया। और कई वर्ष बीत गए, दोनों भाई सेलुलर जेल में एक साथ बंद हैं, लेकिन वीर सावरकर को देश की आजादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं दिया। कांग्रेस ने अपमान किया, हर राष्ट्रनायक का अपमान करने का प्रयास किया। कौन से ऐसा राष्ट्रनायक है जिसको अपमानित न किया गया? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल? या ऐसे तमाम कैसे राष्ट्रनायकों को सदैव उसके द्वारा अपमानित किया गया? और वीर सावरकर की दृष्टि तो बहुत साफ थी, उसमें कहीं लोच नहीं था, उसमें कहीं रेंगने की स्थिति नहीं थी। और सीधे आमने सामने जो जैसा करेगा वैसे उसका प्रतिफल देने की इच्छा शक्ति रखता था। इसलिए कांग्रेस कैसे उसको बर्दाश्त कर पाती थी। लेकिन देश अमृत महोत्सव किस आयोजन के साथ जुड़ रहा है, और इस देश में कांग्रेस देश के साथ गद्दारी करने वाले हर व्यक्ति को उसकी सजा ये देश अवश्य देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से लेखक श्वेता वीर सावरकर पर आधारित हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी इस कृति को अवश्य अवलोकन करेंगे, इसको देखेंगे और वीर सावरकर के बारे में पढ़ करके, जान करके आने वाली अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी उस मार्गों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सबकी प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।